जियो स्टार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सभी के सामने जीआईसी का जो पेपर हुआ था, आप सभी ने जीआईसी का पेपर दिया। इस जीआईसी के पेपर को सभी को पता है कि यूपीपीएससी ने करवाया था और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो पेपर आपने दिया, ये पेपर आपको देने के बाद ये पता चला होगा कि पेपर का पैटर्न कितना चेंज होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने जब पेपर दिया होगा आपने देखा होगा कि इस पेपर में 40 क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस के थे और 80 क्वेश्चन आपके जो है ज्योग्राफी के थे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा इस चीज को कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में ये देखा गया कि पेपर का पैटर्न कितना चेंज है। यानी कि ये चेंजेस देखने को मिले कि हम जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जो जीएस पढ़ रहे हैं या जो रेगुलर जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं। आपने देखा ओलंपिक चल रहा था, ओलंपिक से करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। यानी 40 क्वेश्चन जीएस के जिसमें से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं। बड़ी सोचने वाली बात है कि पेपर का मोड पूरा चेंज हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यानी कि जीआईसी के एग्जाम में ये देखा गया कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन वो भी रीजनिंग का आया। तो जो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग। यानी कि हर एक क्वेश्चन पर जब हमारी टीम ने एनालिसिस किया, जियो स्टार की टीम ने जब इस पर काम किया, तो ये मैसेज देने के लिए हम लोगों ने फिर कहा कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि पेपर का जो पैटर्न है, जो ज्योग्राफी का पेपर है या जो आपका जीएस का पेपर है, आप उसमें उन चीज़ों को पढ़िए, उन चीज़ों को देखिए जो एकदम डिफरेंट है, जो एकदम नया है, जो रेगुलर चीज़ें पूछी जा रही हैं वहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अब पेपर का जो पैटर्न है वो पूर्णतः चेंज होता जा रहा है। और अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि चलिए आप लोगों को बताया जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि इस पेपर में कट ऑफ 50 से 55% की होगी। ये आप ध्यान रखिए, 50 से 55% कट ऑफ होने की संभावना है, क्योंकि पेपर अपने में बिल्कुल ही सरल नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पेपर जो है बिल्कुल अपने में सरल नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहली बार किसने दी थी। ये सभी को पता है कि इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने दिया था, तो इकोसिस्टम को सबसे पहले एजी टांसले साहब ने दिया था। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार किसने दी, तो उसको देने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था एजी टांसले। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही लगाया होगा। अब देखिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की। मतलब ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया कि ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो जब किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन दिया गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ऑक्सफैम ये एक एजेंसी है जो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। तो आप इसको बिल्कुल टिक कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। यूपी में पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो यूपी में पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर आपको मैं बता दूं ऑप्शन में दिया गया था महोबा, मैनपुरी, मथुरा, महाराजगंज। और आपको मैं बता दूं कि यूपी में पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है मथुरा में, और जो महाराजगंज है वहाँ पे वॉल्चर कंजर्वेशन सेंटर है। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वॉल्चर की संख्या को बढ़ाने के लिए वॉल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोला। कहाँ खोला, महाराजगंज में, जो यूपी का पहला है, और पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर मथुरा में खोला गया है। दोस्तों आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि बिल्कुल कैंडिडेट सोचता है कि ये तो कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता। लेकिन आपको यही बात ध्यान रखनी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसका तय करना बड़ा ही
मुश्किल है। अब इस चीज को हमारी टीम ने जब एनालिसिस किया तो ये देखा गया कि इसको बच्चों को बताया जाए। 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया है, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। ये बड़ा ही गंभीर बात है। देखिए परीक्षा प्रणाली क्या है, हम 15वें वित्त आयोग की बात करते क्योंकि जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो 1 अप्रैल 2021 से 30 मार्च 2025 तक चलेगा 15 फाइनेंस कमीशन। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। अब परीक्षा में क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है चलो भैया 12वें का बताओ, तो अरे भाई 14 का पूछता तो आप बता देते वाईवी रेड्डी, तो उसने कहा 12वें का। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको आगे तो देखना ही है, पीछे वाला भी देखना है। तो इसका मतलब हो गया कि जो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सी रंगराजन। यानी क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। तो 12th फाइनेंस कमीशन यानी 12वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, वो थे सी रंगराजन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन को हम जो भी पढ़ें उसमें करंट का भी देखें और उसके पीछे के भी 2-3 पॉइंट्स जरूर देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। तो इसकी अगर जब बात की जाती है तो जो चुकंदर की फसल है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, खरबूजा, लोबिया, मटर, चुकंदर। तो जो चुकंदर है वो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स है। ठीक है, इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोर्स ग्रेन क्रॉप्स आर ग्रोन। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मोटे अनाज वाली जो फसल होती है वो हमेशा अपलैंड एरिया यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हु लीड द खासी ट्राइबल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1829। तो यानी कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नाम आप नोट करिए, तिरोत सिंह। किसने किया था, तिरोत सिंह ने किया था। खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था तिरोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोलर एनर्जी। ये हम लोग बहुत पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि देखिए सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है, स्टार में हाइड्रोजन और हीलियम है, सन भी एक स्टार है, बट सन की एनर्जी नहीं समाप्त हो रही है। तो सन की एनर्जी क्यों नहीं समाप्त हो रही है, उसके पीछे कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन की वजह से सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी बनी हुई है। तो इसका उत्तर हो गया नाभिकीय संलयन, यानी संलयन की प्रक्रिया की वजह से, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो है सन में एनर्जी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बहुत चर्चित रहता है। हड़प्पी पुरा स्थल बनावली, बनावली किस नदी पर स्थित है। तो जो बनावली है, बनावली किस रिवर पे है, तो बनावली घग्गर रिवर पे। तो अब सवाल क्या उठता है, याद कैसे रखें, बनावली कहाँ है, राजस्थान में। जब आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि बनावली कहाँ है, तो बनावली कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सी नदी, घग्गर, जिसको बाद में सरस्वती नाम दिया गया। तो अब आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट, और जैसी वीडियो पसंद है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और लोगों तक, दोस्तों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकदम सोचने वाली बात है। कह रहा है कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, सारा लोक नृत्य पढ़ डाले यूपी का, लेकिन ऐसा लोक नृत्य आया कि जो सोचने वाली बात है। ऑप्शन क्या दिया, सिगमो, मोडनी, घोटे, जैता। और आप नोट करिए कि उत्तर प्रदेश का एक जो इसमें लोक नृत्य उसका नाम है जैता। जैता लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए ये बात। बड़ा ही गंभीर क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था खनिज और खदान से मिलाने के लिए आया था, खनिज और खदान से, जिसमें सबसे पहला आपको मैं बताऊं कि जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क जो है वो इटाबिरा, लौह अयस्क जो है वो इटाबिरा खान है। इटाबिरा जो है वो आयरन की खान है। आप नोट करें
कि जो एटावीरा है वो आयरन की खान के लिए फेमस है। जो चियातुरा, चियातुरा जो है, चियातुरा ये मैग्नीज की खान के लिए फेमस है। चियातुरा जो है वो मैग्नीज की खान के लिए फेमस है। जो सडबरी है, सडबरी, सडबरी जो है वो कॉपर की खान के लिए फेमस है। सडबरी कॉपर की खान के लिए फेमस है। और वाइपा, जो वाइपा है, वाइपा आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। वाइपा बॉक्साइट के लिए फेमस है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसने 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया और जोड़ा? तो उस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको मैं बता दूं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया और वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर माता पिता विद्यालय भेजें, यह उनका दायित्व होगा। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूरी डिटेल मैंने दे दी। अब निश्चित है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? मतलब वो ऐसा कौन सा पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वॉज फर्स्ट वन टू बी पेंशन ऑफ द ब्रिटिश? इसका सही उत्तर था शाह आलम। शाह आलम को आप नोट करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन अभी तक यूपीपीएससी ने कभी नहीं पूछा, इतनी गहराई से जाकर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? क्वेश्चन क्या है, नहीं गुजरती। आजकल पेपर में जो ट्रेंड आ रहा है ना, उसमें पूछ रहा है नहीं, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें है पता हो तब नहीं 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 होगा। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है इस जगह पर कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से देश हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन से देश हैं, फिर आपका इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं। अब उसने क्या क्वेश्चन दिया कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर कौन सा देश नहीं है, या कौन सी इक्वेटर से कौन सी लाइन नहीं गुजरती। और देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया है केन्या, गैबोन, युगांडा, जाम्बिया। तो मैं आपको बता दूं कि केन्या से भी होकर इक्वेटर गुजरती है, गैबन से भी होकर गुजरती है और युगांडा से भी होकर गुजरती है, केवल जाम्बिया से नहीं गुजरती। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटा है, लेकिन अपने में बड़ा ही मजबूत है। अगर आपको सारी कंट्रीज वर्ल्ड की नहीं पता होंगी और वे ऑफ सिस्टम से नहीं पता होगा, वेस्ट टू ईस्ट नहीं पता होगा, तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप इसमें एटलस मैप का प्रयोग करें और उसमें ध्यान से इसको देखें, तो आपको पता चलेगा जाम्बिया से ट्रॉपिक ऑफ जाम्बिया से इक्वेटर नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है कि अगर जब बात की जाएगी तो जैसे इसका जो सही उत्तर है वो सीमेंट आएगा, क्योंकि चीनी मिल हमारे यहाँ है, कपड़ा इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ है, ऑटोमोबाइल भी हमारे यहाँ है। सीमेंट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, क्योंकि सीमेंट मिर्जापुर साइड में होती है लेकिन उतना नहीं है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? जो भारत निर्माण योजना है, भारत निर्माण योजना में देखिए ग्रामीण सड़कें आती हैं, बिल्कुल सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण होगा, ये भी सही है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति होगी, ये भी सही है। लेकिन ग्रामीण इंडस्ट्री पर कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये यूपीपीएससी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज कॉल्ड सिराजे हिंद ड्यू टू एजुकेशनल सेंटर
इन मिडिवल पीरियड यानी मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा गया? तो सिराजे हिंद जैसे ही आता है इस प्रश्न का उत्तर जौनपुर हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि सिराजे हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। और ये परीक्षा भी इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्योग्राफी के सारे पूरे प्रदेश का एग्जाम जौनपुर में ही करवाया था, तो ऐसे भी जौनपुर गलत ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? यानी कि इस प्रश्न को जानने के लिए थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और आपको बताएंगे जब हम लोकसभा में आते हैं तो जो मनी बिल है, सबसे पहली बात जानिए, जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में, ठीक है, जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में दिया गया। जब मनी बिल आता है तो वो लोकसभा में ही आता है, फिर लोकसभा में पास होता है, देन आफ्टर वो जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। अब जब राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने उस बिल को लोकसभा को वापस नहीं किया तो लोकसभा उसे स्वतः ही मान लेता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लोकसभा उसे स्वतः मान लेगा, तुम नहीं कह रहे हो तब भी मान लेगा 14 दिन में, यानी 14 दिन राज्यसभा को दिया जाता है कि तुम सोच लो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी जाती है कि धन विधेयक की जो होल सोल पावर है वो किसके पास है? लोकसभा के पास होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम स्टेट में आते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास मनी बिल की होल पावर होती है, तो मनी बिल सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से जब बिल पास हो जाता है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजता है कि तुम विचार करो कि देखो हम इस पर ये पैसा खर्चा करने जा रहे हैं, तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, आरोप है या कोई दिक्कत हो रही तो तुम बताना। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बात नहीं रिप्लाई की, देन लेजिस्लेटिव असेंबली उसे स्वतः ही मान लेती है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर 14 दिन होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? यानी म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, यानी वो कौन सी संस्था है जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, यानी जो शेयर वेयर खेलते हैं लोग, तो कौन संस्था है जो मान नजर रखे हुए है? तो वो संस्था का नाम क्या है? उसका नाम है सेबी। ठीक, ध्यान रखिएगा, सेबी है, SEBI, सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, वो कौन सा साल है जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई? तो 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फसल बीमा योजना को शुरू किया गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2016 में भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को लाभ देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? मतलब क्वेश्चन देखिए जरा, बड़ा ध्यान से सोचिए कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? और इसमें पहला ऑप्शन था सह फसली खेती, दूसरा ऑप्शन था बहुफसली खेती, तीसरा ऑप्शन था मिश्रित खेती, चौथा ऑप्शन था रिले खेती। तो जो है इसका सही उत्तर है रिले खेती। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित, मतलब हड़प्पा काल का पुरा स्थल है और वो यूपी में स्थित है? और इसमें ऑप्शन दिया गया था हुलास, देसलपुर, मांडी, आलमगीरपुर। तो मैं आपको बता दूं आलमगीरपुर इसका सही उत्तर है। आलमगीरपुर मेरठ में है और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आगे किसी एग्जाम में कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो मेरठ में है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती?
ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि वाराणसी में नहीं पाई जाती। अब आपको मैं बता दूं वाराणसी में कौन कौन सी मिलती है। गोंड मिलती है, वाराणसी में खरवार मिलती है, वाराणसी में चेरो मिलती है, वाराणसी में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, वाराणसी में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित होते हैं। यानी कि जब हमारा यूनियन बजट आता है तो वो उसकी जो पिलर है वो 6 बिंदुओं पर चलती है, जिसमें कौन सम्मिलित नहीं है उसने पूछा था। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, देखिए गांव की अर्थव्यवस्था ये हमारे उसमें है, नव प्रयत्न और अनुसंधान विकास ये भी हमारे उसमें है, स्वास्थ्य और कल्याण ये भी हमारे उसमें पिलर में आता है, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार ये जो है उसमें शामिल नहीं होता। तो ये तो 40 क्वेश्चन में से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आगे बेनिफिट होंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए थे और आपसे कहीं ना कहीं दुविधा में होंगे, कंफ्यूजन में होंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं लोकल विंड से क्वेश्चन आया था कि कौन सी हवा कहाँ चलती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ जो फॉन है, फॉन आपकी स्पेन में चलती है। ध्यान रखिए इस बात को, नोट करिए आप कि फॉन जो है कहाँ चलती है, स्पेन में। फिर आता है लेवेंटे, जो लेवेंटे है, लेवेंटे स्विट्जरलैंड में चलती है। सांता आना आपका कैलिफोर्निया में चलती है। और जो जोंडा है, जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हवाओं से क्वेश्चन आता है तो हवाओं का क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आपको स्थानीय पवनों को एक बार फिर से ध्यान रखना है, और जिसका ना तैयार हो उसे फिर से याद कर डाले। और जल्दी हम अपने वीडियो में जो है अपने YouTube चैनल पर इन हवाओं के बारे में भी आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन था 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग में भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे। तो जब सबसे बड़े बाजार की बात करते हैं तो यूएसए और चाइना इसका सही उत्तर है कि 2020-21 में देश में भारत के कृषि बाजार उत्पादों में सबसे बड़ा बाजार यूएसए और चाइना का है। वाटरफॉल से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बड़ा ही गंभीर बात है कि वो वाटरफॉल जो लगातार आपके रेगुलर वे में चल रहे थे वो वाटरफॉल पूछ ही नहीं रहा है एग्जाम में। वाटरफॉल वो पूछ रहा है जो कि एकदम लेटेस्ट, जो कि बिल्कुल नए, जो आपने कभी देखा ना हो, ऐसे वाटरफॉल जैसे इंगा प्रपात। जैसे इंगा प्रपात आया तो इंगा प्रपात कहाँ है, DR कांगो, यानी कांगो में जो है इंगा प्रपात कहाँ है, आप नोट कर लीजिए। इंगा प्रपात जो है वो कांगो में है। पाउलो अफांसो प्रपात, जो पाउलो अफांसो है ये ब्राजील में, पाउलो अफांसो प्रपात जो है ये ब्राजील में है। फिर आता है वर्मिलियन प्रपात, वर्मिलियन प्रपात जो है ये कनाडा में है, वर्मिलियन प्रपात ये कनाडा में है। और शिव समुद्रम प्रपात ये तो सभी को पता है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और इंडिया में है, कर्नाटका में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से वो कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ ग्रेडिशनल प्रोसेस। जब ग्रेडिशनल प्रोसेस की बात करेगा तो आपके पास ऑप्शन था डेपोजिशन, डिस्ट्रोफिज्म, वॉल्केनिज्म, इरोजन। तो इसका सही उत्तर है इरोजन, यानी कि अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया था हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो गंगा बेसिन का हिस्सा कौन नहीं है, हिमाचल प्रदेश गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है जब इसकी बात की गई तो, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज कि जो आपका आयरन ओर है, लौह अयस्क बेल्लारी और जो मैग्नीज भीलवाड़ा, यही सही सुमेलित नहीं। तांबा चित्रदुर्ग में मिलता है,
ये सही है। तांबा जो है चित्रदुर्ग में है, ये सही है। बॉक्साइट कटनी में है, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? तो जो ओपन सी होते हैं, खुले सागर, खुले सागरों को पृथ्वी के विकिरण खिड़की कहा जाता है। ठीक है, तो खुले सागरों को जो पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? यूपी में वो कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन पे अगर चलते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, अमेठी, अलीगढ़, अमरोहा, आजमगढ़। तो ऑप्शन है आपके पास अमेठी है, अलीगढ़ है, अमरोहा है, आजमगढ़ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आजमगढ़। आप नोट करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें 4 ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आजमगढ़ सबसे अधिक लिंगानुपात में नहीं, लेकिन इस 4 ऑप्शन में आजमगढ़ में सबसे अधिक लिंगानुपात है, इसलिए ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम की जब बात की जाएगी तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, फिर ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी, फिर अरल सी। ध्यान से सुनिए, पहले आता है मेडिटेरियन सी, फिर आता है ब्लैक सी, फिर आता है कैस्पियन सी, फिर आता है अरल सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन? तो जिसका सही उत्तर है वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो डरबन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है, और उसमें पुरा चुंबकत्व, सागर नितल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ध्रुवों का घूर्णन। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये आधार नहीं है। फिर आता है जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या कहते हैं? यानी कि कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कैन बी टर्म्ड एज, यानी जो कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन दिया वो अप्लाइड फॉर्म में दिया, वो सिस्टमैटिक फॉर्म में दिया, वो जेनेटिक फॉर्म में दिया, वो एम्पिरिकल फॉर्म में दिया। तो इस दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोपेन ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो अप्लाइड फॉर्म में दिया था, यानी अनुप्रयुक्त, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्लाइड फॉर्म में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी रिच्ड एरिया इन द वर्ल्ड इज, तो इसका सही उत्तर आता है ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे नेशनल पार्क और उसकी लोकेशन के हिसाब से पूछा गया था, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है जो लिखा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। अब आप सोच लीजिए कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अगर आपने किताब में नहीं पढ़ा होगा तो निश्चित ही आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। फिर आता है नमेरी, जो नमेरी नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क, और ये कहाँ स्थित है? नमेरी असम में है। फिर आता है मुल्लेम नेशनल पार्क है, और मुल्लेम नेशनल पार्क ये गोवा में स्थित है। और मुरलेन नेशनल पार्क, तो मुरलेन नेशनल पार्क है वो आपका मिजोरम में। तो यानी फिर से मैं एक बार बताता हूँ, कलेसर आपका हरियाणा में है, नमेरी असम में है, मुल्लेम गोवा में है, और मुरलेन ये मिजोरम में है। तो मतलब ऐसे नेशनल पार्क पूछे जा रहे हैं जैसा लग रहा है कि कहीं से नया ढूंढ के लाया गया हो। तो आपको भी इसका मतलब है कि नया ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पुस्तक और लेखक दिए गए थे। क्वेश्चन था द साइंस ऑफ जियोग्राफी, ये एकरमैन की है, ये सभी लोग जानते हैं, ये बात सही है। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये रिचर्ड हार्टसून की है, ये भी आप जानते हैं। द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट, ये अल बिरूनी की है, ये भी आप जानते हैं।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण की जब बात करेंगे तो जैसे पहला ऑप्शन है केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, दूसरा ऑप्शन है केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की परिक्रमा, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन पर परिभ्रमण, और चौथा ऑप्शन है ताप एवं दाब प्रवणता। तो कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है, तो कोरियोलिस प्रभाव का कारण पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण। नेक्स्ट आते हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य तापहास दर। तो जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो जो सामान्य तापहास दर है, जिसको हम लोग कहते हैं विथ इंक्रीज हाइट नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन टोपोस्फेयर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन था, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन दिया गया था स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, डायसेंट्री यानी पेचिस, फिर डिफनेस यानी बहरापन, फिर इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन। तो इसमें वायु प्रदूषण का किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पेचिस पर वायु प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी तो नर्वस सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ेगा, बहरापन पे भी प्रभाव पड़ेगा, चिड़चिड़ापन पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पेचिस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको एक तरफ कंट्री दी गई थी, दूसरी तरफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स के नाम दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इंडोनेशिया में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है उसका नाम है लदांग। इंडोनेशिया में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसका नाम है लदांग। ब्राजील में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसका नाम है रोका। फिलीपींस में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसका नाम है केंगिन। और जो इसमें गलत दिया था, श्रीलंका में तुंगिया लिखा है, श्रीलंका में चिन्ना। चिन्ना एग्रीकल्चर सिस्टम है, श्रीलंका का जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो चिन्ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है, जिसका सही उत्तर है भूपटल व ऊपरी मेटल। स्थल मंडल को जो प्रेजेंट करता है वो भूपटल और ऊपरी मेटल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन क्या था, ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन। किसने कौन सी थ्योरी दी है मैं आपको बताता हूं। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, विलियम वी वेल। विलियम वी वेल, नोट करें, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वी वेल ने दिया था। स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने दिया, आर ए हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया। संतुलन सिद्धांत किसका है, आइजैक न्यूटन का है। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये थ्योरी से आ जाता है, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है। मतलब एक संभावित संसाधन है लेकिन अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है इंडिया में। ऑप्शन दिया था विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, और फिर था अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी। तो जो अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी है वो जो है भारत में अधिक विकसित नहीं है, और ये सभी संभाव्य है कि आगे चल करके हमें इससे फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की। विच अमंग द फॉलोइंग पुट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल का जो सिद्धांत था वो जेम्स हटन का था, इसलिए आप ध्यान रखिए, ये हटन को टिक लगाइए, हटन सही उत्तर है इसका। फिर क्वेश्चन आया, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहते हैं, तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे ड्रमलिन कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट और किसका है ये थ्योरी, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला है कॉन्सेप्ट गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम। जो गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम है ये जो है H.C. कैरी ने दिया था। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम ये किसका है, ये H.C. कैरी ने दिया है। फिर आता है फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम। जो फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम है ये किसका है, ये रैली का है, रैली महोदय का है। फिर अलगाव बिंदु नियम, अलगाव बिंदु नियम ये पी.डी. कन्वर्स का है। पी.डी. कन्वर्स ने अलगाव बिंदु नियम दिया था। कोटि आकार नियम ये जी.के. जिफ ने दिया कोटि आकार नियम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो जो एएस क्लाइमेट है वो कोरोमंडल कोस्ट पे पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल कोस्ट की जो क्लाइमेट है वो एएस है और जो मालाबार कोस्ट की क्लाइमेट है वो एएमडब्ल्यू है। ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है और यह एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? यानी कि ये जो पोचमपाद बांध है इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। आप इसे जान लें, इसे श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है? ऑप्शन था बेंगुला करंट, ब्राजील करंट, कनारी करंट, लेब्राडोर करंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्री धारा और गर्म के लिए पूछा है तो इसमें से जो ब्राजीलियन करंट थी वही एक गर्म करंट है। बाकी की लेब्राडोर, कनारी और बेंगुला ये ठंडी धाराएं हैं। ब्राजील की धारा गर्म धारा है और यह धारा जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है ब्राजील के तट पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये संतुलन का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ये सिद्धांत है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं तेल शोधन कारखाने आए थे और भारत के राज्य आए थे कि ये तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो जैसे सबसे पहला उसने दिया कि कोयली, तो जो कोयली तेल ऑयल रिफाइनरी है कोयली ये गुजरात में है। नागपट्टिनम, जो नागपट्टिनम है ये आपका तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी ये आपका असम में है। फिर आपका बरौनी बिहार में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं, एनर्जी पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो जो सिरस क्लाउड होता है, हिंदी में पछाप बादल कहते हैं, जो सिरस क्लाउड होता है वो सबसे ऊंचा बादल होता है, हाइट में सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैंड फॉर्म थे और वो लैंड फॉर्म किसके इरोजन से बनेंगे? जैसे सबसे पहले था टिल मैदान, जो टिल मैदान है वो ग्लेशियर से बनता है, टिल मैदान ग्लेशियर से बनता है। फिर पोथोल्स यानी जल गर्तिका, पोथोल्स बनते हैं अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल से बनते हैं। फिर आता है ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है वो रनिंग वाटर से बनता है, बहते जल से। और फिर आता है रिपल्स, और जो रिपल्स है वो विंड से। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन है? काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? तो उसको करने वाला व्यक्ति था हार्टशोन। हार्टशोन ने ऐसा किया। फिर नेक्स्ट देखिए वॉल्केनिक माउंटेन आए थे और कंट्रीज आई थी कि वॉल्केनिक माउंटेन किस कंट्री में है। तो सबसे पहले माउंटेन रेनियर की बात करते हैं।
तो माउंटेन रेनियर जो है वो यूएसए में है, माउंट एटना ये इटली में है, माउंट पेरिकुटिन जो है वो आपका मैक्सिको में है, और माउंट अपो ये आपका फिलीपींस में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो अंतर पर्वतीय पठार, तिब्बती पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटरफॉल और उसकी लोकेशन मिलाने के लिए आया था कि कौन सा वाटरफॉल किस जगह पर स्थित है। सबसे पहले दूध सागर की बात करते हैं। दूध सागर वाटरफॉल है, ये गोवा में स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल गोवा में है। फिर आता है बरकाना वाटरफॉल है। अब आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे कि बरकाना वाटरफॉल, और जो बरकाना वाटरफॉल है वो कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। बरकाना वाटरफॉल कर्नाटक में स्थित है। खंडाधार वाटरफॉल, और ये खंडाधार वाटरफॉल ये उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। खंडाधार वाटरफॉल उड़ीसा में। और फिर आया पलानी वाटरफॉल, पलानी हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जब स्थान की बात की जाती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, नैनीताल, औली, लेह, स्पीति, और इसका सही उत्तर है स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था कंट्री और कैपिटल मिलाने के लिए आई थी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब। और स्लोवाकिया की कैपिटल है आपका जो है ब्रातिस्लावा। तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? इसने अफ्रीका के 4 देश दिए और उसने पूछा कि कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है। ऑप्शन में था चाड, बोत्सवाना, नाइजर, अंगोला, और इसका सही उत्तर है अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता? यानी कि जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल नहीं करता। देखिए, नदी जल प्रवाह करेगा ही, तट संरचना वो भी करेगी, वाष्पीकरण होगा वो भी करेगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो होता है, वर्षण जो होता है, वो नियंत्रित नहीं करता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की? वो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम ऑर्टेलियस। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश। टिन के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो चाइना और इंडोनेशिया। टिन के उत्पादन में चाइना और इंडोनेशिया नंबर 1 पे हैं। फिर आया था, उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यानी नॉर्थ से साउथ रेंजेस लगानी थी, और इसमें जो ऑप्शन है, इसके लिए मैंने कई बार ट्रिक भी बताई है कि कल जाएंगे पीडीएस लेने। यानी सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस पे अब बी ऑप्शन सही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्वेश्चन था, केप वर्डे एक द्वीप समूह है, कहाँ स्थित है? तो ये केप वर्डे अटलांटिक ओशन में स्थित है। बिल्कुल आपको पता होगा, आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वो कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? तो जब गैस की बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में वाटर वेपर निकलता है, यानी जल वाष्प निकलता है। तो जल वाष्प इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, बर्लिन भी है, बेलग्रेड भी है, बुखारेस्ट भी है, लेकिन बुडापेस्ट जो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। तो इसमें 2 चीजें थी, एक बुडापेस्ट और एक जो है बुखारेस्ट। इसमें 2 चीजें जो है ये नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस प्लेट टेक्टोनिक में स्थित है? तो जो जावा है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट देखते हैं, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी वॉज प्रोपोंडेड बाय वूम? तो इसका सही उत्तर है बेजोरो फिंडेशन, बेजोरो फिंडेशन ने किया था। फिर नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? तो मेडिटेरियन क्लाइमेट के इफेक्ट में नहीं है, और ऑप्शन दिया था मध्य चिली, वेनेजुएला, इटली, कैलिफोर्निया। तो इसका सही उत्तर है मध्य चिली। फिर आता है, निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया? तो जिसका सही उत्तर है रेटजर। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ जीआईसी का ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे पर हमने डिस्कस किया और आपको इसका आंसर बताया। और ओवरऑल अगर हम व्यूज़ की बात करें एग्ज़ाम की, तो व्यूज़ ये कहते हैं कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है, अगर आगे ज्योग्राफी और जीएस के लिए आप यूपीपीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप उन क्वेश्चन को, जैसे वाटरफॉल है, आपके दर्रे हो गए, पासेस हो गए, लेक्स हो गए, तो जो रेगुलर में आ रहे हैं आप वो क्वेश्चन में नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको नए पासेस ढूंढने हैं, नए लेक्स ढूंढनी है, नई जगह ढूंढनी है, और एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकते हैं और यूपीएससी के पैटर्न को आप समझ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में दिन प्रतिदिन पैटर्न बदल रहा है। और अगर आप इसमें सफलता चाहते हैं तो आपको गहराई से अध्ययन करना होगा। जियो स्टार की जो टीम है वो आपके साथ निरंतर आपका साथ देगी, और हम समय समय पर परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ आपको डालते रहेंगे। धन्यवाद।